हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे सबसे चर्चित आईपीओ और मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, जो कि 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है शेयर होल्डर कैटेगरी को लेकर, तो उसके बारे में भी सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में भी आपको बता देता हूं। शेयर होल्डर कैटेगरी का जो नियम है उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया है इन्होंने। पहले क्या था कि भाई शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर हम अनलिमिटेड जितने लॉट हैं वो अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, मतलब जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से हम कर सकते थे। पर अब शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर लिमिट फिक्स कर दी गई है, 2 लाख तक ही, 2 लाख रुपए तक ही हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी बात है। जो हम जैसे रिटेलर्स हैं जिनके पास पैसा कम होता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि अलॉटमेंट काफी लोगों को मिल सकता है। तो 13 लॉट तक मैक्सिमम शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आपकी नॉर्मल कैटेगरी, जो कोई रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करता है, कोई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करता है, कोई बिग एचएनआई, मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी में अलग अप्लाई कर पाएगा। एक एप्लीकेशन तो वो हो गई एक ही आईडी से, ठीक है। फिर दूसरा रिटेल, स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई किसी में भी अप्लाई कर सकता है। उसके अंदर ऐसा भी है भाई, आप पहले दिन शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, दूसरे दिन कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम डे कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले दिन शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, आखिरी दिन रिटेल में कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो। तो अब करना कैसे है, पर्सनली मेरे हिसाब से कैसे करना, देखिए अगर आपके पास 2 लाख रुपए का अमाउंट होता है तो आप क्या कीजिए, 1 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दीजिए, बाकी जितने मैक्सिमम लॉट है वो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या है कि थोड़ा चांसेस बढ़ जाएगा, मतलब अलॉटमेंट फिक्स मिलने का। इसके अंदर जो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है। अब लोग मैक्सिमम क्या है कि 13 लॉट ही अप्लाई कर पाएंगे। हर कोई 13 लॉट भी अप्लाई नहीं कर पाता है, कोई 2 लॉट, 1 लॉट, 3 लॉट ऐसे अप्लाई कर पाते हैं। 13 लॉट लगभग जो अप्लाई करेगा उसको मुझे लगता है अलॉटमेंट लगभग मिल ही जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो आइडिया है वो सही रहेगा। आपको क्या लगता है? फिर अब दोस्तों इसका रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिलता रहे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके अलावा आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा दी है। सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 71%, 71% के आसपास चल रहा है। काफी बढ़िया डिमांड है इस आईपीओ की। 50 रुपए पर शेयर, 214 शेयर्स का लॉट है। करीब 10,700 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। अंदाजन 71% जैसा हमें फायदा देखने को मिल रहा है, ये एक अंदाजा है। और अभी इसकी एंकर लिस्ट आना बाकी है। आज उम्मीद है कि शाम तक आनी चाहिए, तो कल तक मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। फिर सब्सक्रिप्शन वगैरह भी हमें देखना चाहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 16 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। और बात करें इसके प्रमोटर्स की, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इसके प्रमोटर ग्रुप हैं। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि ये शेयर भी ऐसा परफॉर्मेंस करके देगा। जरूरी नहीं है कि ये भी ऐसा परफॉर्मेंस करे, बट मार्केट इससे उम्मीद लगा रहा है। इस कारण चर्चा इसकी ज्यादा है। और बजाज का फाइनेंस सेक्टर में काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है, मतलब कह सकते हैं कि काफी अच्छी पकड़ है इसकी फाइनेंस सेक्टर के अंदर। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब होम लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। जो घरों को लोन देते हैं वो ये प्रोवाइड करवाती है। और सेकंड लार्जेस्ट है अपने सेक्टर के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट कैसे? रेवेन्यू के मामले में, रेवेन्यू जो मतलब इनकम होती है उसके मामले में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है LIC हाउसिंग फाइनेंस, वो नंबर 1 है। थर्ड नंबर पर है PNB हाउसिंग फाइनेंस, और ये सेकंड नंबर पर आती है रेवेन्यू के मामले में। इसका टोटल AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है 97,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें तो 3 लाख से ऊपर एक्टिव क्लाइंट्स है, जहां से 81% जो इसके क्लाइंट्स है वो होम लोन वाले ही हैं। फिर दोस्तों NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, मतलब लोन दे दिया फिर वापस नहीं आता है, तो वो जितना कम होता है उतना बढ़िया है। NPA
एनपीए जनरली माना जाता है 1 से कम हो तो बढ़िया ही है। तो इसका ग्रॉस एनपीए 0.28% कम है, नेट एनपीए 0.11%, ये भी कम है। मतलब देखा जाए तो एनपीए के मामले में बढ़िया चीज़ है। और इसकी 215 ब्रांचेज हैं 20 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। मतलब ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। लोगों होम लोन, जैसे किसी को घर वगैरह बनाना है तो यहाँ से लोन लेती है, फिर वो किस्तें भरते हैं। नॉर्मली सभी लोगों को पता होगा किस्त भरते हैं, तो ब्याज जो होता है इंटरेस्ट से इसकी कमाई होती है। तो सेक्टर बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, पर हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर है। मतलब इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड भी खूब कंपनीज है, बैंक भी ऐसे खूब लोन देते हैं। तो मतलब ये हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस है। बस इस सेगमेंट के अंदर जो होम लोन वाले सेगमेंट है, ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और बजाज की पकड़ जो है काफ़ी अच्छी है फाइनेंस सेक्टर के अंदर अगर बात करें तो। अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस करेगी। बाकी ओवरऑल अभी अच्छी नजर आ रही है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल्स 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, 3 साल के। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। 48,000 करोड़ से 88,000 करोड़ रुपए के आसपास इसके एसेट्स हुए हैं। लगभग ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट। रेवेन्यू इसका 3700 करोड़ से 7600 करोड़ रुपए हुआ है, लगभग 2 गुना, 2 टाइम्स जैसी ग्रोथ है, 2 टाइम्स से ज्यादा ही है। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 709 करोड़ से 1731 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब 2.5 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। और प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 22% के निकल कर आते हैं, बहुत ही शानदार है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, मतलब वो भी डबल से ज्यादा है। इसके अंदर रिजर्व्स हैं 4252 करोड़ रुपए के, काफी अच्छी बात है। और इसके ऊपर जो बोरोइंग्स है 73,000 करोड़ रुपए के आसपास की। मतलब आप देखिए कोई भी बैंकिंग कंपनी हो या एनबीएफसी कंपनी हो, उन पर लोन रहता ही है, क्योंकि ये खुद आगे से लोन लेते हैं आरबीआई वगैरह से, फिर वापस आगे देते हैं। तो फाइनेंशियली ओवरऑल देखिए तो बढ़िया कंपनी है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, एसेट साल दर साल बढ़ रहे हैं, नेटवर्थ बढ़ रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है। फिर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए तो 26.92 का निकल कर आता है, 26.92 का पी निकल कर आता है। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। रेवेन्यू इसका है 2024 के अंदर 7618 करोड़ रुपए का। और अदर प्लेयर्स अगर देखें तो इसके अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट अदर प्लेयर्स। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस इससे बड़ी कंपनी है और वो काफी बड़ी है। उसका रेवेन्यू है 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का और उसका पी है मात्र 7.30 का, इसका है 26.92 का। फिर जो PNB थर्ड नंबर पर आती है उसका रेवेन्यू है 7,057 करोड़ रुपए का, उसका पी है 12.40 का। तो अगर ओवरऑल सारी कंपनी से कंपेयर करें, प्राइवेट कंपनी से भी कंपेयर करें, तो ये सबसे महंगी वैल्यूएशंस लेके आ रही है अपने पीयर्स के मुकाबले। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बात करें अभी अगर देखें तो जो गवर्नमेंट कंपनीज है जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा हाउसिंग फाइनेंस, ये थोड़ी सस्ती वैल्यूएशंस पर अभी अवेलेबल हैं। पर देखिए शेयर जब ग्रोथ करते हैं, जहां मतलब बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हैं, QIBs हैं, ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वही शेयर जो है ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो भी इसकी एंकर लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद आगे और हमें चीज़ें पता चलती जाएगी। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 66 रुपए से लेकर 70 रुपए के बीच में। 214 शेयर्स का लॉट है और इसका इश्यू सही है 6560 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 3560 करोड़ रुपए के। और ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर पैसा काम में आने वाला है। और 3000 करोड़ रुपए का OFS लेके आ रही है, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करने वाले हैं। रिटेल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 16 सितंबर को और शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्व कोटा रखा गया है। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में आप खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में कैसे अप्लाई करें। मैंने आपको बता भी दिया कि शेयर होल्डर कैटेगरी में मैक्सिमम हम 2 लाख रुपए तक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मतलब 13 लॉट मैक्सिमम लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पहले था कि जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, बट अब क्या है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में 13 लॉट मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। बाकी जो आप नॉर्मली अप्लाई करते हो, आपको रिटेल में स्मॉल HNI, बिग HNI जो कैटेगरी वो अलग है। तो आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो अगर आप शेयर होल्डर हैं तो। 30 अगस्त तक आपके अगर डीमेट अकाउंट के अंदर बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व का शेयर है तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। ठीक है, वरना आप नॉर्मली लगाइए। तो अब अप्लाई कैसे करना चाहिए शेयर होल्डर कैटेगरी में, वापस रिपीट कर देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लॉट, अगर मान लो आपके पास 2 लाख रुपए है तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉट अप्लाई कर दीजिए शेयर होल्डर कैटेगरी में। पीछे पैसा बचता है वो
रिटेल में एक आधा लॉट लगा दीजिए, इस तरह से आप अप्लाई कीजिए तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको अलॉटमेंट मिलता है, तो जितने ज्यादा अलॉट होंगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो अब लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो जीएमपी अभी अच्छी चल रही है। दूसरा, सब्सक्रिप्शन अभी आना बाकी है, एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, तो अभी थोड़ा वेट हमें करना चाहिए और एंकर लिस्ट के बारे में भी मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा। बाकी ओवरऑल देखिए तो उसकी अच्छी डिमांड बनी हुई है, जीएमपी वगैरह अच्छी चल रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेक्टर देखें तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब डिमांडिंग सेक्टर है और एवरग्रीन सेक्टर है, ठीक है। इस सेक्टर के अंदर अगर देखें तो हमेशा डिमांड रहती है, ठीक है, बट हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर भी है। बाकी इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बजाज ग्रुप की लेगेसी, मतलब बजाज का नाम जुड़ा हुआ है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, बजाज की काफ़ी मास्टरी है, काफ़ी अच्छी पकड़ है और पास्ट में उन्होंने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, तो इससे भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। फिर फाइनेंशियली काफ़ी कंपनी स्ट्रांग नज़र आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन 22% की बहुत ही बढ़िया है और अपने सेक्टर के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट है। इसका एनपीए देखें तो वो भी कम है, वो भी अच्छी बात है। फिर अगर इसके नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स मैंने आपको बता दिया कि वैल्यूएशन इसकी हाई है, मतलब वैल्यूएशन जो है अपने पीयर कंपटीटर्स के मुकाबले हाई है। बाकी उसके अलावा कोई भी विशेष नेगेटिव नज़र नहीं आया, ओवरऑल कंपनी अच्छी नज़र आ रही है और ये जो प्राइस बैंड दिया है इन्होंने 66 से लेकर 70 रुपये के बीच में, ये थोड़ा अट्रैक्टिव है। 100 रुपये जैसा प्राइस बैंड लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। बाकी हाँ, वैल्यूएशंस अपने पीयर्स के मुकाबले हाई तो है ही। ओवरऑल लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अच्छी नज़र आ रही है क्योंकि इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, और अगर एंकर लिस्ट अच्छी आती है तो मुझे लगता है और अच्छी डिमांड रह सकती है। और मेरी तरफ से अप्लाई करने और नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे, क्या आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मैं अप्लाई करूंगा क्योंकि अच्छी डिमांड को देखते हुए बहती गंगा में मैं भी हाथ धोऊंगा। दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी स्ट्रेटजी क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।